दक्षिण नागपुर की इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, मैं चुनाव के मौके पर आप लोगों के बीच में आया हूं। चुनाव में उत्तर प्रदेश को मैंने 4 दिन दिए थे और 4 दिन में 65 जगह 65 पार्लियामेंट की सीटों पर मैं घूमा था। किसी जगह भी ज़्यादा समय नहीं दे पाया और बाकी सूबों में भी 1-2 दिन देकर 16 तारीख तक जहां मत पड़ने वाले थे वहां प्रचार करने के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों का प्रचार 20 तारीख तक हो सकता है, लेकिन ये समय मैंने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रखा था। उसमें से 24 घंटे का समय निकालकर मैं महाराष्ट्र के इस कोने में जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उस कोने में महाराष्ट्र की 4-5 सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं। साथियों, चुनाव के मौके पर जब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है तो समय का अभाव होता है। इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग काफ़ी संख्या में इधर इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ संख्या नहीं बल्कि जोश के साथ आप लोग नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी संख्या को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के जोश को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चुनाव के मौके पर तो ज़्यादातर चुनाव की ही बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है, तो इसलिए चुनाव की बात के साथ साथ शासन और प्रशासन की बात भी कहना जरूरी हो जाता है। मैं सोच रहा था कि बाबा साहब के उस सपने को आप लोग भूल चुके होंगे जिसके बारे में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र में सुना, लेकिन आज बाउल खंडे ने पिछली मीटिंग में फिर उस याद को ताज़ा कराया कि बाबा साहब का ये कहना था कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और हमें कुछ अधिकार दिलाए। सबसे बड़ा अधिकार जो हमें मिला है वो बराबरी के वोट का अधिकार मिला है। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी का 1 वोट और 1 वोट की 1 कीमत, इस किस्म का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण हमें मिला, और इस अधिकार का इस्तेमाल करके बाबा साहब अम्बेडकर के लोग इस देश की शासित कर्ता जमात बन सकेंगे, ऐसा उनका सपना था। और सपना उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आप लोगों को इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। इसलिए साथियों, अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, पूरा करना है, तो हमें बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसके आधार पर आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सके, या बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर इस देश के हुक्मरान बन सके। ऐसा महाराष्ट्र में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। उनका ख्याल था कि वोट का सही इस्तेमाल करके आप लोग इस सपने को पूरा करेंगे। आप लोगों ने 1971 में 1971 में कांग्रेस से समझौता किया। उस वक़्त 521 पार्लियामेंट की सीटें होती थी, आज 543 हैं। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट पर बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी। ऐसा समझौता करके मैं उस वक़्त पूना में था, गाडगे महाराज के धर्मशाला के अंदर से हाथों में हाथ उठाकर दादा साहब गायकवाड़ और वो कौन था, वो मोहन धारिया, कांग्रेस की तरफ से मोहन धारिया, दोनों ने हाथ खड़े करके कहा कि ये समझौता कोई मामूली समझौता नहीं है, ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता है। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई कि गांधी के हिस्से में 520 सीटें आई हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के हिस्से में एक सीट आई है, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख लगा कि भाई मैं तो अम्बेडकरी विचारधारा से प्रभावित होता जा रहा हूं, लेकिन अम्बेडकर की तो महाराष्ट्र में रगड़ाई शुरू हो गई है। 521 में से एक सीट, ये लोगों से उन्होंने कहा था बाबा साहब ने, और पूना के चारों तरफ के क्षेत्र में कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आपको इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। तो मैंने कहा कि एक सीट लड़कर ये शासित कर्ता जमात कैसे बनेंगे? एक सीट के आधार पर शासित कर्ता जमात कैसे बनेंगे? अगर एक कामले चुनकर आ भी गया तो भाई वो पार्लियामेंट में जाकर क्या करेगा? मैं उनसे मिला उधर, वो भैंसों का काम करते थे शोलापुर में, दिल्ली में भी उन्होंने कुछ भैंसें रखी हुई थी। 5 साल में, उस वक़्त 5 साल पार्लियामेंट चला करती थी, उस वक़्त 5 साल पार्लियामेंट चला करती थी। 5 साल में एक बार उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे शासित कर्ता जमात बन सके। और अभी
हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार आपके जाने माने नौजवान नेता सिद्धार्थ पाटिल ने बताया है कि किसी कारण रिपब्लिकन पार्टी जो मान्यता खो चुकी थी पिछले चुनाव में, उनको मान्यता मिल गई महाराष्ट्र में। अब क्या कारण है वो तो आप लोग जाने, लेकिन मान्यता मिल गई और उनको निशान मिला चढ़ता सूरज। अभी चढ़ता सूरज निशान पे अगला चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में जो उन्होंने युति की है कांग्रेस से, उसके आधार पर उनको 4 टिकट मिले हैं और 4 टिकट के आधार पर या तो उनको 2 MP जिताने चाहिए या फिर 16 लाख वोट लेने चाहिए। नहीं तो जो सूरज, अगर ऐसा ना हुआ तो जो सूरज पिछले चुनाव में चढ़ा था इस चुनाव में डूब जाएगा। जो सूरज पिछले चुनाव में चढ़ा था इसी चुनाव में डूब जाएगा। फिर बाबा साहब अंबेडकर का सपना शासित कर्ता जमात का कैसे पूरा होगा भाई। मैं इस मौके पर आप लोगों के बीच में चुनाव के मौके पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमारे नेताओं की कमजोरी को समझा, मुश्किल और मुसीबत को समझा। हम लोगों ने उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को चलाने वाले लोग या जानने पहचाने वाले लोग देश भर में, मैं उनसे मिला, उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन कोई सीखने वाली बात मुझे नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि इसमें हमें कोई और, इस विचारधारा में कोई और जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। मुझे कमी क्या नजर आई कि बाबा साहब अंबेडकर को जब तक वो जिंदा रहे 1956 तक, बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी और उसकी कांग्रेस ने और दूसरे नेताओं ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट का लीडर बनाकर रखा। शेड्यूल कास्ट से बाहर वो ना जा सकें, ऐसा प्रबंध उन्होंने किया। लेकिन शेड्यूल कास्ट उस वक्त बाबा साहब के ज़माने में पूरे देश में 100 में से 15 थे। अगर 100 में से 15 लोग भी बाबा साहब के साथ जुड़ जाएं तो भी शासित कर्ता जमात नहीं बनती है। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की अपने ज़माने में अपनी मुश्किल थी, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 1952 में काजरोलकर ने उनको बॉम्बे में हराया और 54 में उनको आपके नज़दीक भंडारा है, भंडारा से बोरकर ने हराया। बाबा साहब अंबेडकर के लिए खुद चुनाव जीतना, पार्लियामेंट में पहुंचना मुश्किल हो गया था। लेकिन 1946 में बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहां संविधान बनेगा वहां पहुंचना जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो उनको नहीं पहुंचा सकेंगे, देश में और जगह भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को
बंगाल जाना पड़ा। बंगाल में चंडाल रहते हैं, जैसे उस वक़्त महाराष्ट्र में महार, चमार और मांग रहते थे, तो उधर चंडाल लोग रहते हैं। चंडालों की मूवमेंट बाबा साहेब की मूवमेंट से पहले शुरू हुई थी। उनकी मूवमेंट में जो मैंने बाद में स्टडी किया, उस मूवमेंट को चलाने वाले हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर थे, और उन्होंने अपने लोगों को पढ़ने लिखने के मामले में और दूसरे मामले में काफ़ी उठाया। और चंडालों की मूवमेंट में जब बाबा साहब अम्बेडकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस साल पहला चंडाल बैरिस्टर बनके इंग्लैंड से वापस आया। इतनी मूवमेंट उनकी देश में अगर मनुवाद के आधार पर गिराए हुए लोगों की अगर सबसे बड़ी मूवमेंट 19वीं सेंचुरी में थी, तो वो चंडाल लोगों की थी। उस मूवमेंट के कारण वो काफ़ी तैयार हो चुके थे और जागरूक हो चुके थे, उनको सूझबूझ थी, और सूझबूझ के कारण उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि संविधान बनाने के लिए उस असेंबली में आपका जाना ज़रूरी है। अगर आप दूसरी जगह से चुनकर नहीं आ सकते हैं, अगर महाराष्ट्र के लोग आपको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेज सकते हैं, तो आप बंगाल में आए, जयसुर और खुलना, जहां चंडालों की आबादी 52% थी, तो वहां से हम आपको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज सकते हैं। तो इस तरह से 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर संविधान बनाने वाली असेंबली में पहुंचे और संविधान बनाया। और संविधान में जो जो हमारे अधिकार हासिल किए, उनके बारे में आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में उनकी इतनी मुश्किलें थी, उन्होंने जो 1932 में 18 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो अधिकार हासिल किए थे, वो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करने के बाद वो उनको गंवाने पड़े। और भी उनकी मुश्किलें रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के रहते हुए कांग्रेस पार्टी और दूसरी मनुवादी पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल्ड कास्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया, 15% से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया। लेकिन 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट्स ने बाबा साहब को नीचे खींचा, उनको नीचे खींचा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट 15% में थी, उसको 1% तक ले आए, क्योंकि उनकी मूवमेंट को मारों तक सीमित रखा, जिनकी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट के में भी 6% है। तो देश की पॉपुलेशन का 1 हो गया। 100 में से 1 आदमी अगर बाबा साहब को मानता है, तो भाई कैसे शासित कर्ता जमात बनेगी? तो इसलिए नहीं बन सकी। मैंने इन सारी चीज़ों से सबक सीखकर सोचा कि भाई बंगाल में चंडाल संघर्ष कर रहे हैं, महाराष्ट्र में महार संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब में चमार संघर्ष कर रहे हैं, बंगाल में परिया संघर्ष कर रहा है, लेकिन किसी का संघर्ष कामयाब नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा गया है। तो मैंने सोचा कि जाति का आधार बनाकर शूद्र और अति शूद्र समाज को 6000 टुकड़ों में तोड़ा गया है। इसलिए ये जो तोड़े गए लोग हैं, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने जोड़कर शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, ओबीसी बनाया, उनको 6000 टुकड़ों से जोड़कर 3 टुकड़े तो बना दिए हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट में 1500 जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में 1000 है और ओबीसी में 3743 हैं। ये सारी मिलकर 6000 जातियां होती हैं। ये जो मुश्किल है, ये सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की मुश्किल नहीं है, छत्रपति शाहू महाराज की मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल महात्मा ज्योतिराव फुले की नहीं है, ये मुश्किल इन 6000 जातियों की है। इसलिए इस मुश्किल का हल यही है कि जाति का आधार बनाकर इनमें भेदभाव पैदा किया गया है, ऊंच नीच की भावना पैदा की गई है। ऊंच नीच की भावना को हटाकर, भेदभाव को हटाकर अगर इनमें भाईचारा पैदा करके जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़ा जाए तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने 6000 जातियों की आबादी को इकट्ठा किया तो मुझे ऐसा लगा कि इस देश की आबादी का, पॉपुलेशन का ये 85% हो जाते हैं, ये 85% हो जाते हैं। और अगर 85% हो जाएं तो फिर तो ये देश के शासक बन सकते हैं। जो बाबा साहब कहते थे कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है, किन लोगों को बनना है? जिनको ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने गिराया है, अपमानित किया है, पछाड़ा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि वो सारे लोग, चाहे वो बंगाल के चंडाल हैं, चाहे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चमार हैं, बिहार के चमार हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के माहर हैं, चाहे वो तमिलनाडु के परिया है या माला माडिगा है कर्नाटक और आंध्र के, इन सारे लोगों को जोड़ा जाए तो फिर ये लोग बहुजन बन जाते हैं। जब बहुजन बनते हैं तो शासक बन सकते हैं। वोट के आधार पर ही ये शासक बन सकते हैं। वोट का सही इस्तेमाल करके ये इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। इसलिए साथियों, मैंने ये तजुर्बा महाराष्ट्र में, मुझे लगा, महाराष्ट्र में मैंने ये सोच बनाई, लेकिन मुझे लगा कि महाराष्ट्र में ये काम मुश्किल है। बाबा साहब अंबेडकर को ये लोग उठने नहीं देंगे। बाबा साहब करके उसको रगड़ते जाएंगे और खुद गांधी के पैरों में जाएंगे, तो फिर ये भाई मुश्किल काम है। तो इसलिए मुझे किसी और जगह ढूंढ लेना चाहिए। तो मेरे नज़र में आया कि गंगा जमुना की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, मनु की धरती उत्तर प्रदेश है। ये देश की, उत्तर प्रदेश देश की गर्दन है। अगर किसी इंसान को गर्दन से पकड़ा जाए और उसको दबाया जाए तो सारे पुर्जे ढीले हो जाते हैं। अगर किसी आदमी की गर्दन पकड़ें और दबाएं तो आंखें भी बाहर को आती हैं, हाथ पैर भी हिलने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कभी एक पुर्जा पकड़ना, दूसरा पुर्जा पकड़ने की बजाय इस दुश्मन को गर्दन से ही पकड़ना चाहिए। लेकिन
दुश्मन को गर्दन से पकड़ना खतरनाक है, क्योंकि अपने दांतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त आदमी को गर्दन से पकड़ोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा, जल्दी से उसकी आंखें बाहर को नहीं आएंगी। आंखें बाहर आने से पहले वो हमारे दांत निकाल सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपना बचाव करके हमें उत्तर प्रदेश में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद कोई बात बन सकती है। इसलिए साथियों, अब उत्तर प्रदेश की कहानी मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, आप लोग जान चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में हम 2 बार सरकार बना चुके हैं और दोनों बार सरकार बनाकर हम लोगों ने बहुजन समाज के सामने एक नमूना पेश किया है, उस नमूने के बारे में महाराष्ट्र के लोग तो ज़्यादा जानते होंगे। क्यों ज़्यादा जानते होंगे? क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर कमज़ोर होने के कारण वो राजपाट की उन्होंने सोची नहीं, यूनिवर्सिटी की सोच ली। यूनिवर्सिटी पाई है तो यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। तो हमें ऐसा लगा कि भाई यूनिवर्सिटी की मांग तो महाराष्ट्र में है, लेकिन कांग्रेस जो मनुवादी पार्टी है तो इसने महाराष्ट्र में तो उनकी मांगनी को मानते नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 अप्रैल 1989 को उन्होंने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। आप लोग जानते होंगे मैंने उसका विरोध किया कि अपने लोगों को चौकन्ने किया मैंने कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी की डिमांड तो कमज़ोर लोगों की है जो यूनिवर्सिटी से ही सब्र कर लेंगे, लेकिन अगर बाबा साहब के अम्बेडकर के लोग शासित कर्ता जमात बनना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दूसरी बात भी कही है कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है। यह भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता एक गुरु किल्ली है जिसके साथ हर ताला खोला जा सकता है। मास्टर की तरफ हमारा हाथ बढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली में इनकी सरकार है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री है और इधर इनकी सरकार है, एनडी तिवारी मुख्यमंत्री है। ये दोनों मिलकर लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहे हैं। तो ये इसके पीछे चाल है। क्या चाल है? कि हम उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, फुले शाहू अम्बेडकर के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं और हमारी डिमांड है गुरु किल्ली की। ये हमें यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। भाई यूनिवर्सिटी किस लिए दे रहे हैं? इसके पीछे ये गुरु किल्ली को छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमें सावधान होना है। हमें इनको कहना है कि भाई हमें तो गुरु किल्ली चाहिए, यूनिवर्सिटी तो जितने नाम चाहें हम बदल देंगे, सारी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के नाम बदल देंगे अगर हम चाहें, और नई यूनिवर्सिटियां बना पाएंगे। गुरु किल्ली तो हाथ में आए, इसलिए हम लोगों ने गुरु किल्ली की तरफ हाथ बढ़ाया। कांग्रेस से हमारा संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में हमारा वोट आगे बढ़ता गया, कांग्रेस का घटता गया। कांग्रेस का वोट घटता गया उत्तर प्रदेश में, और मई 1996 में पिछले चुनाव में हमारा वोट बढ़ते बढ़ते 100 में से 21 हो गया। जब हमने पहला चुनाव लड़ा था, पहला अवसर हमें मिला था, तो हमारा वोट 100 में से 2 था और कांग्रेस का 100 में से 42 था। 100 में से 42 था, हमारा 2 था। हमारा 2 से बढ़ता बढ़ता 21 हो गया और कांग्रेस का घटता घटता 8 हो गया।
हमारा 2 से 21 हो गया, उनका 42 से 8 पर आ गया। तब कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे पास आए, श्री नरसिम्हा राव। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को बहुत धोखा हो गया है। मैं बोला हाँ, मुझे भी दिख तो रहा है। और कहने लगे अब हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने सोचा अच्छा मैं सोचता हूँ। मैं सोचने लगा कि कांग्रेस का तो इसमें कोई फायदा होगा, इसलिए ये मेरे पास आया, लेकिन मेरा भी कोई फायदा है इसमें। मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी फायदा है, क्योंकि अभी तक मैं महाराष्ट्र में जाने लायक नहीं हूं। अगर मैं कांग्रेस के साथ समझौता करता हूं, मैं महाराष्ट्र में जाने लायक बन सकता हूं। कैसे बन सकता हूं? इसलिए मैंने नरसिम्हा राव से कांग्रेस से समझौता किया और 300 सीटें बीएसपी लड़ेगी और 125 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। तो मैंने भी अनाउंस कर दिया, जैसे दादा साहब गायकवाड़ ने और मोहन दारिया ने पूना की गाड़गे महाराजा धर्मशाला पे अनाउंस किया था, मैंने पार्लियामेंट एनेक्सी में अनाउंस कर दिया, जहां हमारा समझौता हुआ। किसी धर्मशाला में नहीं, पार्लियामेंट में समझौता हुआ हमारा। पार्लियामेंट एनेक्सी का जो हाल है उधर समझौता हुआ। तो मैंने उधर अनाउंस कर दिया कि भाई एक युति महाराष्ट्र में जाली होती, अंबेडकर को 300 सीटें मिल रही हैं और गांधी को 125 मिल रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस अनाउंसमेंट के बाद अंबेडकर को मानने वाले लोगों का हौसला महाराष्ट्र में बढ़ेगा और बढ़े हुए हौसले से फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझौता हुए भी ये 2 साल बीत गए हैं। 2 साल इसको मई 1996 में हुआ था, लेकिन साथियों महाराष्ट्र में अभी तक लोगों का हौसला नहीं बढ़ा है और उठकर खड़े नहीं हुए हैं। अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज भी उनमें कोई उतना जोश नजर नहीं आता है, और जो जोश मैं समझता था आएगा वो आज तक भी नहीं आता है। इसलिए साथियों उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जब हमारा समझौता हुआ तो हमारी तरफ से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड के उम्मीदवार हमने खड़े किए। कांग्रेस वालों ने ब्राह्मण, ठाकुर और ये बनिए खड़े किए। और वो लोग कहते थे, और मेरे लोग मुझको आकर बताते थे कि वो लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि पत्थर रख लो छाती पे और मोहर लगा दो हाथी पे। पत्थर रख के छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, मतलब इतना उनको तकलीफ होती है कि दिल पे पत्थर, छाती पे पत्थर रख के तब हाथी पे मोहर लगाएंगे। लेकिन मेरे लोग फटाफट हाथ पे लगाते गए, तो पुराने कांग्रेसी थे, तो हाथ पे मैंने सोचा भाई ये तो आने वाले समय में हमें कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाथी पे मोहर लगाते वक्त इनको तकलीफ होती है। तो इसलिए इनकी तकलीफ को दूर करना है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए साथियों आज हम 85 की 85 पार्लियामेंट की सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा वोट जब कांग्रेस से समझौता किया था तो कांग्रेस का 8 हुआ था और हमारा 21 हुआ था, और उसके 6 महीने बाद उस वक्त तक हम कांग्रेस का वोट काटते थे। लेकिन 6 महीने बाद अक्टूबर 1996 में चुनाव हुआ तो उसमें हमारा वोट 21 से बढ़कर 25 हो गया और बीजेपी का 33 से घटकर 31 हो गया, 31 हो गया। तो मुझे लगा कि अब हम बीजेपी को भी काटने लगे हैं।
पहले तो हम कांग्रेस को ही काटते थे और अक्टूबर 1996 के बाद हम बीजेपी को भी काटने लायक बन गए हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने फैसला किया कि 6 महीने सरकार चलाई और जैसे चलाई आप लोगों के सामने है। आप लोग एक यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, हमने उधर 4 यूनिवर्सिटी बना दी। आगरा में, लखनऊ में तो कांग्रेस वालों ने बनाई थी केंद्र यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आगरा में हम लोगों ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई। कानपुर में जहां शाहू महाराज एक दिन के लिए गए थे, वहां हमने छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। और बरेली में आपने सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, मेरा ख्याल बहुत पहले एक गाना मशहूर था, तो अया उल्टे बांस बरेली को, 2 कहावत से आप लोगों ने बरेली का नाम सुना होगा। लेकिन बरेली में हम लोगों ने, जिसको रोहेलखंड कहते हैं, जो रोहिला ठाकुर थे उनका राज होता था, आज हम लोगों ने उधर फुले यूनिवर्सिटी बनाई है। और दिल्ली के नज़दीक बीच में जमुना है, जमुना के इधर दिल्ली है, दूसरी साइड में उत्तर प्रदेश है। 3 जिलों को काटकर हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर एक नया जिला बनाया है। और हमारी सरकार जाने से पहले 7 दिन पहले हम लोगों ने उसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी बना दी है। मतलब फैसला कर दिया है, 250 एकड़ ज़मीन लेकर उधर काम शुरू कर दिया है। अब ये बात सही है कि अभी बीजेपी की सरकार आई है, वो उसको आगे नहीं बढ़ा रही है, लेकिन हमने तहैया किया है कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने की सोचते हैं, हम देश के शासित कर्ता जमात बनना चाहते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, पहले हम उस जगह पे अपने बलबूते पर शासित कर्ता जमात बनेंगे। तो इसलिए जब हम अपने बलबूते पर उधर सरकार बनाएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से साथियों, हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के नाम पर जो बुद्धिस्ट सर्कल बनाया हमने, तो उसमें 17 हवाई पट्टियां बनाई हैं। जहाँ जहाँ बुद्धा के नाम पर कोई पिलग्रिमेज सेंटर है, हर जगह हम लोगों ने एक हवाई पट्टी बनाई है, क्योंकि जापान से लोग आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, कोरिया से आते हैं, तो उनको दिक्कत जाती है। वो छोटे जहाज़ हायर करके, तो उधर छोटे जहाज़ की भी हम लोगों ने यूपी एयरवेज बना दिया था, 50 सीटों का जहाज़, ताकि ये बुद्धिस्ट सेंटर बन जाए। और कपिलवस्तु में हम लोगों ने सब 6 किस्म के हमने सेंटर खोले उधर। इस तरह से 6 महीने में मैंने अपनी मुख्यमंत्री से कहा, मायावती से कहा कि 6 महीने में 6 साल का काम करना है। कैसे हो सकता है कि ये काम 3 शिफ्टों में करो। जैसे हमें 60 एकड़ ज़मीन हमने उधर ली अंबेडकर स्मारक बनाने के लिए, 130 करोड़ रुपया लगाकर अंबेडकर का स्मारक बनाना हमने शुरू किया। और 21 तारीख को हमारी सरकार बनी, 21 मार्च को, 22 मार्च से उधर काम शुरू हो गया और 3 शिफ्टों में हम काम करते रहे। लेकिन 130 करोड़ रुपया लगाकर 60 एकड़ में स्मारक पूरा नहीं हुआ है। स्टेडियम बन गया है और अंबेडकर उद्यान बन गया है, नहर बन गई है उसके बीच में, और बहुत से स्टैचू लग गए हैं और गेस्ट हाउस बन गए हैं। लेकिन जो स्थल है, वो स्थल हम उस वक्त तक नहीं बना पाए हैं। इसलिए साथियों, तो वो काम भी अभी अधूरा है, वो काम भी हमें अपनी सरकार बनाकर करना होगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से इस मौके पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का सपना था कि हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है, वो सपना हम 3 साल के अंदर पूरा करके आप लोगों को दिखाएंगे। आपको रत्ती भर काम नहीं करना होगा,
आप सिर्फ देखते जाएं और 3 साल में मैं दावा करता हूं कि 3 साल में हम बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे और बहुजन समाज को इस देश की शासित करता जमात बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। और हमारा उम्मीदवार है, उसका चौन निशान हाथी है, उसके ऊपर भी मोहरे लगा देना भाई।